इंसानी इतिहास में जब भी युद्ध शब्द आता है तो हमारी आंखों के सामने तलवारें, बंदूकें, मिसाइलें, सीमाएं और सैनिक खड़े हो जाते हैं। लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये सभी केवल अंतिम परिणाम हैं। असली युद्ध कभी जमीन पर शुरू ही नहीं होता, बल्कि उससे बहुत पहले इंसान के दिमाग में जन्म लेता है, क्योंकि हर संघर्ष, हर हिंसा, हर सत्ता की लड़ाई और हर विनाश की जड़ मानव मस्तिष्क की वही प्रक्रियाएं हैं जिनमें डर, लालच, असुरक्षा, पहचान की भूख, श्रेष्ठता का भ्रम और नियंत्रण की इच्छा एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि इंसान का दिमाग लगातार खतरे पहचानने के लिए प्रशिक्षित होता है, और यही सर्वाइवल मैकेनिज्म आधुनिक सभ्यता में विकृत होकर हम बनाम वे की सोच पैदा करता है, जहां दिमाग किसी समूह, धर्म, विचारधारा या राष्ट्र को अपनी पहचान से जोड़ लेता है, और जैसे ही उस पहचान को खतरा महसूस होता है, दिमाग तर्क नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है। इतिहास के बड़े युद्धों को देखें तो पता चलता है कि वे किसी अचानक घटना से नहीं बल्कि वर्षों तक दिमाग में पनपते नैरेटिव, डर और प्रचार से जन्म लेते हैं, जहां शासक वर्ग जनता के दिमाग में असुरक्षा और गौरव दोनों को एक साथ भर देता है, जिससे लोग बिना सवाल किए संघर्ष को जायज मानने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान यह भी बताता है कि इंसानी दिमाग में अमेगडला जैसे हिस्से डर और आक्रामकता को नियंत्रित करते हैं, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तर्क और संयम का केंद्र है, और युद्ध जैसी स्थितियों में डर को इतना बढ़ा दिया जाता है कि तर्क वाला हिस्सा दब जाता है। यही कारण है कि सामान्य इंसान भी युद्ध के समय ऐसे निर्णयों का समर्थन करने लगता है जिन्हें वह शांति के समय अमानवीय मानता। सोशल साइंस रिसर्च यह भी दिखाती है कि जब दिमाग को लगातार एक ही प्रकार की सूचना दी जाती है तो वह उसे सत्य मानने लगता है, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो, और यही सूचना युद्ध आज के समय में सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी है, जहां मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और राजनीतिक भाषण सीधे इंसान के सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते बल्कि स्क्रीन, भाषा और भावनाओं के जरिए दिमाग के अंदर लड़े जाते हैं, जहां जीत उसी की होती है जो लोगों की सोच को नियंत्रित कर लेता है। इतिहास यह भी साबित करता है कि जब जब इंसान ने अपने अंदर के डर और लालच को पहचाने बिना बाहरी दुश्मन ढूंढा है, तब तब सभ्यताओं का पतन हुआ है, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि वही मानसिक ढांचा होता है जो हमें लगातार किसी न किसी से लड़ने के लिए तैयार रखता है। इसलिए अगर पूछा जाए कि असली युद्ध कहाँ हो रहा है, तो उत्तर यही है कि वह सीमाओं पर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के उस रणक्षेत्र में हो रहा है, जहां विचार, भावनाएं, पहचान और सत्ता की चाह आपस में टकराती रहती हैं। और जब तक इंसान इस आंतरिक युद्ध को नहीं समझेगा, बाहरी युद्ध कभी खत्म नहीं होंगे। इंसानी दिमाग का नियंत्रण किसी एक दिन में या किसी जादुई तरीके से नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें साइकोलॉजी, फियर और कंडीशनिंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और आधुनिक मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि मानव मस्तिष्क मूल रूप से सुरक्षा और स्वीकार्यता की तलाश में रहता है, इसलिए वह उन सूचनाओं, विश्वासों और व्यवहारों को जल्दी अपनाता है जो उसे सुरक्षित महसूस कराए या समाज में स्वीकार्यता दिलाए। फियर इस पूरी प्रणाली का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि न्यूरोसाइंस के अनुसार डर का अनुभव होते ही दिमाग का अमेगडला सक्रिय हो जाता है और तर्क से जुड़े हिस्से पीछे हटने लगते हैं, जिससे इंसान खतरे का विश्लेषण करने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है, और यही स्थिति उसे बाहरी नियंत्रण के लिए सबसे आसान बना देती है। इतिहास और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान दोनों यह दिखाते हैं कि जब किसी समाज या समूह को लगातार किसी अदृश्य या बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए खतरे का एहसास कराया जाता है, तो लोग अपने अधिकार, स्वतंत्रता और नैतिक सवालों को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानने लगता है। कंडीशनिंग की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है,
जहां किसी विशेष संदेश, प्रतीक या विचार को बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे दिमाग उसे बिना तर्क किए सत्य मानने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे पावलोव के प्रयोगों में कुत्ते घंटी की आवाज को भोजन से जोड़ने लगे थे। फर्क बस इतना है कि आधुनिक समाज में यह कंडीशनिंग मीडिया, शिक्षा, धार्मिक उपदेश, राजनीतिक भाषण और डिजिटल एल्गोरिदम के माध्यम से होती है। सोशल साइकोलॉजी यह भी बताती है कि इंसान समूह में सोचने लगता है और जब बहुमत किसी विचार को सही मानने लगता है तो व्यक्तिगत दिमाग उस धारा के विरुद्ध जाने से डरता है, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार का डर शारीरिक दर्द जितना ही वास्तविक महसूस होता है। इस प्रक्रिया में भाषा एक अहम हथियार बन जाती है, जहां शब्दों को इस तरह चुना जाता है कि वे भावनाओं को भड़काए, जैसे किसी समस्या को खतरा, आक्रमण या अपमान के रूप में प्रस्तुत करना, जिससे दिमाग स्वतः ही रक्षात्मक और आक्रामक हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी सिद्ध हुआ है कि लगातार एक ही प्रकार की सूचना के संपर्क में रहने से कन्फर्मेशन बायस पैदा होता है, जिसमें इंसान वही जानकारी स्वीकार करता है जो पहले से बने विश्वासों को मजबूत करे और विरोधी तथ्यों को नजरअंदाज कर देता है, जिससे नियंत्रण और गहरा हो जाता है। इस तरह साइकोलॉजी, फियर और कंडीशनिंग मिलकर इंसानी दिमाग को इस हद तक ढाल देते हैं कि उसे यह महसूस ही नहीं होता कि उसके विचार स्वतःस्फूर्त नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से प्रभावित किए गए हैं। और यही सच्चाई इस बात को उजागर करती है कि आधुनिक दुनिया में दिमाग का नियंत्रण किसी जंजीर या हथियार से नहीं बल्कि भावनाओं, आदतों और सूचनाओं के माध्यम से किया जाता है। इंसानी दिमाग को नियंत्रित करने वाले सबसे प्रभावशाली और सार्वभौमिक हथियार डर, लालच और भ्रम हैं, क्योंकि ये तीनों सीधे मस्तिष्क की मूल प्रवृत्तियों को निशाना बनाते हैं और इंसान को तर्क, नैतिकता और दीर्घकालिक सोच से धीरे धीरे दूर कर देते हैं। डर सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि न्यूरोसाइंस यह स्पष्ट करता है कि भय की स्थिति में दिमाग का प्राथमिक लक्ष्य केवल जीवित रहना होता है। ऐसे में वह जटिल विश्लेषण, नैतिक प्रश्न और भविष्य की चिंताओं को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण इतिहास में जब किसी समाज को लगातार किसी बाहरी या आंतरिक खतरे का एहसास कराया गया है, तब लोग कठोर नीतियों, हिंसा और सत्ता के केंद्रीकरण को भी स्वीकार कर लेते हैं। लालच दूसरा हथियार है जो डर के विपरीत सकारात्मक वादों के रूप में सामने आता है, जहां दिमाग को यह विश्वास दिलाया जाता है कि अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक सुविधा या अधिक प्रतिष्ठा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और मनोविज्ञान बताता है कि लालच इंसान को तात्कालिक लाभ पर केंद्रित कर देता है, जिससे वह दीर्घकालिक परिणामों को अनदेखा करने लगता है, चाहे वह पर्यावरण का विनाश हो, सामाजिक असमानता हो या नैतिक पतन। भ्रम तीसरा और सबसे सूक्ष्म हथियार है, क्योंकि यह इंसान को यह एहसास ही नहीं होने देता कि वह नियंत्रित हो रहा है। और आधुनिक संज्ञानात्मक विज्ञान यह दिखाता है कि दिमाग अधूरी जानकारी, भावनात्मक भाषा और बार बार दोहराए गए झूठ को मिलाकर एक ऐसी वास्तविकता बना लेता है जिसे वह सच मान लेता है, चाहे वह वास्तविकता वस्तुनिष्ठ तथ्यों से कितनी ही दूर क्यों न हो। इतिहास के उदाहरण बताते हैं कि जब डर लोगों को चुप करा देता है, लालच उन्हें अंधा बना देता है और भ्रम उन्हें संतुष्ट कर देता है, तब सबसे बड़े निर्णय बिना विरोध के लागू हो जाते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान यह भी दर्शाता है कि इन तीनों का संयुक्त प्रभाव इंसान को आत्मचिंतन से रोक देता है, क्योंकि डर सवाल पूछने से रोकता है, लालच सीमाएं भूलने पर मजबूर करता है और भ्रम झूठी संतुष्टि प्रदान करता है। यही कारण है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी इंसान बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराता है और सामूहिक स्तर पर पूरी सभ्यताएं पतन की ओर बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब तक दिमाग इन तीन हथियारों के प्रभाव को पहचान नहीं लेता, तब तक वह अपनी ही कमजोरियों के खिलाफ लड़ने में असमर्थ रहता है। और यही सच्चाई यह साबित करती है कि इंसान को कमजोर बनाने के लिए बाहरी ताकतों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि डर, लालच और भ्रम पहले से ही उसके भीतर सक्रिय होते हैं।
इंसान यह मानता है कि वह अपने निर्णय तर्क और सोच विचार के आधार पर लेता है, लेकिन आधुनिक संज्ञानात्मक विज्ञान और व्यवहारिक अर्थशास्त्र यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अधिकांश निर्णय दिमाग के उस हिस्से द्वारा लिए जाते हैं जो तेज, भावनात्मक और स्वचालित प्रतिक्रिया करता है, न कि उस हिस्से द्वारा जो धीमे, तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक तरीके से सोचता है। और यहीं से कॉग्निटिव बायस का खतरनाक खेल शुरू होता है। कॉग्निटिव बायस दरअसल दिमाग की वे अंतर्निहित शॉर्टकट प्रक्रियाएं हैं जो सीमित समय, अधूरी जानकारी और मानसिक ऊर्जा बचाने की आवश्यकता के कारण विकसित हुई। लेकिन आधुनिक जटिल दुनिया में यही शॉर्टकट अक्सर इंसान को गलत निर्णयों की ओर धकेल देते हैं। उदाहरण के तौर पर कन्फर्मेशन बायस इंसान को केवल वही जानकारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है जो पहले से बने विश्वासों को मजबूत करे, जिससे वह विरोधी तथ्यों को नजरअंदाज कर देता है। और इस प्रक्रिया में दिमाग सच जानने के बजाय स्वयं को सही साबित करने में अधिक रुचि लेने लगता है। इसी तरह अवेलेबिलिटी बायस दिमाग को हाल की घटनाओं या भावनात्मक रूप से तीव्र सूचनाओं को वास्तविकता से अधिक महत्वपूर्ण मानने पर मजबूर करता है, चाहे उनके सांख्यिकीय प्रमाण कितने ही कमजोर क्यों न हो। एंकरिंग बायस के कारण पहला सुना हुआ आंकड़ा या विचार दिमाग में एक संदर्भ बिंदु बन जाता है, जिससे बाद के सभी निर्णय उसी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, भले ही वह प्रारंभिक जानकारी मनगढ़ंत या अधूरी ही क्यों न हो। न्यूरोसाइंस यह भी बताता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में जब भावनात्मक दबाव, डर या सामाजिक अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भूमिका कम हो जाती है और दिमाग भावनात्मक तंत्रिका नेटवर्क पर निर्भर होने लगता है, जिससे निर्णय तेज तो होते हैं लेकिन कमजोर और अस्थिर भी हो जाते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन यह दर्शाते हैं कि समूह के दबाव में इंसान अपने व्यक्तिगत विवेक को त्याग देता है, क्योंकि सामाजिक अस्वीकृति का डर उसके दिमाग के लिए वास्तविक खतरे की तरह महसूस होता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खतरनाक पहलू यह है कि दिमाग को यह एहसास ही नहीं होता कि वह पक्षपाती हो चुका है, क्योंकि कॉग्निटिव बायस आत्मविश्वास का भ्रम पैदा करते हैं, जहां इंसान अपने निर्णयों को पूरी तरह तर्कसंगत मानता है, जबकि वे अवचेतन पूर्वाग्रहों से संचालित होते हैं। इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन के अनगिनत उदाहरण यह साबित करते हैं कि इंसान अक्सर तब हार जाता है जब उसे लगता है कि वह जीत रहा है, क्योंकि निर्णय लेने से पहले ही उसका दिमाग उन मानसिक जालों में फंस चुका होता है जिन्हें वह स्वयं पहचानने में असमर्थ रहता है। और यही कारण है कि कॉग्निटिव बायस केवल सोच की कमजोरी नहीं बल्कि मानव निर्णय प्रणाली की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक बन चुके हैं। इंसान स्वयं को एक तर्कशील प्राणी मानता है, लेकिन न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के गहरे अध्ययन यह साबित करते हैं कि अधिकांश परिस्थितियों में इमोशन, लॉजिक पर हावी रहता है, क्योंकि दिमाग की संरचना ही इस तरह विकसित हुई है कि भावनात्मक प्रतिक्रिया तर्कपूर्ण सोच से पहले सक्रिय हो जाती है। मस्तिष्क में अमिगदला जैसे भावनात्मक केंद्र खतरे, खुशी, गुस्से और डर को तुरंत पहचान लेते हैं और बिना देरी के प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं, जबकि लॉजिक से जुड़ा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया से काम करता है। और यही समय का अंतर इमोशन को बढ़त दे देता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह देखा गया है कि जब इंसान किसी भावनात्मक स्थिति में होता है, तब वह तथ्यों को नहीं बल्कि भावनाओं के अनुरूप तथ्यों को चुनता है, जिससे तर्क स्वयं भावनाओं का सेवक बन जाता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यह भी बताती है कि भावनाएं जीवित रहने के लिए विकसित हुई थीं, जहां तुरंत प्रतिक्रिया करना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता था। लेकिन आधुनिक समाज में वही भावनात्मक तंत्र जटिल निर्णयों में बाधा बन जाता है। व्यवहारिक विज्ञान यह दिखाता है कि डर इंसान को जोखिम से बचने के लिए मजबूर करता है, चाहे वह जोखिम तर्कसंगत रूप से लाभकारी ही क्यों न हो, जबकि क्रोध और गर्व इंसान को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं जो दीर्घकालिक रूप से हानिकारक साबित होते हैं। लॉजिक इस प्रक्रिया में अक्सर केवल औचित्य प्रदान करने का काम करता है,
जहां निर्णय पहले भावनात्मक स्तर पर लिया जाता है और बाद में दिमाग तर्क गढ़ता है ताकि उस निर्णय को सही ठहराया जा सके। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में यह प्रभाव और भी स्पष्ट हो जाता है, जहां भावनात्मक भाषा, प्रतीक और नारों के माध्यम से लोगों की सोच को प्रभावित किया जाता है, क्योंकि भावनाएं तथ्यों की तुलना में तेजी से जुड़ाव और प्रतिक्रिया पैदा करती हैं। न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि जब भावनात्मक उत्तेजना बढ़ती है, तब तर्क से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों की गतिविधि दब जाती है, जिससे इंसान विकल्पों का संतुलित मूल्यांकन नहीं कर पाता। यही कारण है कि व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामूहिक निर्णयों तक इंसान बार बार भावनाओं के बहाव में बह जाता है और तर्क पीछे छूट जाता है। और जब तक इंसान इस जैविक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई को नहीं समझता, तब तक वह यह मानता रहेगा कि वह तर्क से चल रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि भावनाएं पहले निर्णय लेती हैं और तर्क बाद में उन्हें सही ठहराने आता है। आधुनिक दुनिया में सोच पर कब्जा किसी प्रत्यक्ष आदेश, हिंसा या जबरदस्ती से नहीं किया जाता, बल्कि यह एक सूक्ष्म और निरंतर चलने वाला मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी और सोशल प्रेशर मिलकर इंसान के विचारों की दिशा तय करते हैं। और मनोविज्ञान व संचार विज्ञान यह स्पष्ट करते हैं कि इंसानी दिमाग स्वयं से बहुत कम सोचता है, वह अधिकतर वही सोचता है जो उसके आसपास बार बार प्रस्तुत किया जाता है। मीडिया इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली माध्यम है, क्योंकि यह न केवल यह तय करता है कि लोग क्या देखें, बल्कि यह भी तय करता है कि वे किस पर ध्यान न दें। और शोध बताते हैं कि किसी विषय को बार बार दिखाना उसे महत्वपूर्ण बना देता है, जबकि किसी तथ्य को लगातार नजरअंदाज करना उसे समाज की चेतना से लगभग गायब कर देता है। शब्दों का चयन, चित्रों की पुनरावृत्ति, भावनात्मक संगीत, ब्रेकिंग न्यूज की भाषा और विशेषज्ञों की चयनित राय, और ये मिलकर दिमाग के भीतर एक पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष तैयार कर देते हैं। जहां दर्शक को लगता है कि उसने स्वयं निष्कर्ष निकाला है, जबकि वास्तव में उसके सामने विकल्पों की सीमा पहले ही तय कर दी गई होती है। सोसाइटी इस नियंत्रण को और गहरा करती है, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है और उसे स्वीकार्यता की आवश्यकता होती है। इसलिए वह उन विचारों को अपनाने लगता है जिन्हें बहुमत सही मानता है, भले ही वे तर्कसंगत हों या नहीं। और सामाजिक मनोविज्ञान यह दिखाता है कि सामाजिक बहिष्कार का डर दिमाग के लिए शारीरिक दर्द जितना ही वास्तविक होता है। इसी कारण लोग अक्सर अपने संदेह और असहमति को दबा देते हैं। सोशल प्रेशर इस पूरी प्रणाली का अंतिम चरण बन जाता है, जहां असहमति को धीरे धीरे अज्ञान, विद्रोह या खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोग स्वयं ही चुप रहना चुन लेते हैं। और इस प्रक्रिया में भाषा एक हथियार की तरह इस्तेमाल होती है। कुछ विचारों को प्रगतिशील और दूसरों को पिछड़ा या खतरनाक कहकर लेबल कर दिया जाता है। डिजिटल युग में एल्गोरिदम इस युद्ध को और घातक बना देते हैं, क्योंकि वे वही सामग्री दिखाते हैं जो पहले से मौजूद विश्वासों को मजबूत करे, जिससे एको चेम्बर बनती है और इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया वही सोचती है जो वह सोच रहा है। इतिहास यह साबित करता है कि जब मीडिया डर और भावनाओं को प्राथमिकता देता है, सोसाइटी बहुमत को सत्य मानने लगती है और सोशल प्रेशर सवाल पूछने वालों को अलग थलग कर देता है। तब सोच पर कब्जा लगभग पूर्ण हो जाता है और इंसान को यह एहसास भी नहीं होता कि उसकी स्वतंत्र सोच धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध की सबसे खतरनाक विशेषता है कि इसमें कोई गोली नहीं चलती, कोई जेल नहीं दिखती, फिर भी दिमाग बिना विरोध के समर्पण कर देता है। इंसान के भीतर लगातार चल रही मानसिक लड़ाई, जहां अपेक्षाएं, डर, असुरक्षा, सामाजिक दबाव और आत्मछवि आपस में टकराते रहते हैं, धीरे धीरे उसके मनोवैज्ञानिक संतुलन को तोड़ देती है। और आधुनिक न्यूरोसाइंस व क्लिनिकल साइकोलॉजी यह स्पष्ट करती हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल कोलैप्स कोई अचानक होने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले आंतरिक संघर्षों का वैज्ञानिक परिणाम हैं। जब इंसान लगातार अपने विचारों,
भावनाओं और वास्तविक परिस्थितियों के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है और बार बार असफल होता है, तब उसका शरीर और दिमाग लगातार थ्रेट मोड में बने रहते हैं, जिससे कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर लंबे समय तक ऊंचा रहता है। और यह स्थिति मस्तिष्क की स्मृति, निर्णय क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगती है। एंजाइटी इसी प्रक्रिया का अगला चरण होती है, जहां दिमाग भविष्य के संभावित खतरों को वास्तविक खतरे की तरह अनुभव करने लगता है। और शोध बताते हैं कि लगातार चिंता की स्थिति में दिमाग काल्पनिक परिदृश्यों को भी उतनी ही तीव्रता से प्रतिक्रिया देता है जितनी वास्तविक घटनाओं को, जिससे इंसान हमेशा थका हुआ, बेचैन और असुरक्षित महसूस करता है। इस आंतरिक संघर्ष का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इंसान बाहरी दुनिया में सामान्य दिखता रहता है, लेकिन भीतर उसका दिमाग लगातार स्वयं से लड़ रहा होता है। एक ओर वह समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहता है और दूसरी ओर अपनी सीमाओं से जूझ रहा होता है। न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों से यह भी सामने आया है कि लंबे समय तक चलने वाला मानसिक तनाव प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता को कम कर देता है, जिससे इंसान तर्कपूर्ण निर्णय लेने, भावनाओं को नियंत्रित करने और समस्याओं को सुलझाने में कमजोर हो जाता है। जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो मेंटल कोलैप्स का खतरा बढ़ जाता है, जहां दिमाग अपनी रक्षा के लिए या तो भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाता है या अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, और दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के सामाजिक संबंधों, कार्यक्षमता और आत्मसम्मान को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। मनोविज्ञान यह भी बताता है कि अंदर चल रही यह लड़ाई अक्सर इसलिए और तीव्र हो जाती है क्योंकि इंसान अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह सहायता मांगने को असफलता मान लेता है और इस चुप्पी में स्ट्रेस और एंजाइटी और गहराते चले जाते हैं। इतिहास और आधुनिक समाज दोनों यह दिखाते हैं कि जब किसी व्यक्ति या पूरी पीढ़ी पर लगातार मानसिक दबाव, अस्थिरता और अनिश्चितता बनी रहती है, तब उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता बल्कि सामाजिक व्यवहार, हिंसा और सामूहिक निर्णयों तक फैल जाता है। और यही विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि अंदर चल रही लड़ाई इंसान को धीरे धीरे भीतर से तोड़ देती है, अक्सर बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। इतिहास का गहन विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि सबसे निर्णायक और दूरगामी युद्ध कभी केवल हथियारों, सेनाओं या सीमाओं पर नहीं लड़े गए, बल्कि वे पहले इंसानों के दिमाग में जीते और हारे गए, क्योंकि किसी भी संघर्ष की दिशा, अवधि और परिणाम अंततः मानवीय सोच, विश्वास और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। इतिहासकार और सैन्य मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि युद्ध से पहले बनने वाले नैरेटिव, डर की संरचना, नैतिक औचित्य और दुश्मन की छवि ही यह तय करती है कि समाज युद्ध को कैसे देखेगा और उसमें कितनी गहराई तक शामिल होगा। उदाहरण के लिए प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक विश्व युद्धों तक यह देखा गया है कि जब नेतृत्व ने जनता के दिमाग में अस्तित्व का खतरा, गौरव की भावना और नैतिक श्रेष्ठता का विश्वास भर दिया, तब लोगों ने अभूतपूर्व त्याग और हिंसा को भी स्वाभाविक मान लिया, जबकि कई बार वास्तविक सैन्य शक्ति से अधिक निर्णायक भूमिका मनोबल और मानसिक एकता ने निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापक प्रचार तंत्र, प्रतीकों और भावनात्मक भाषा का उपयोग केवल सूचना देने के लिए नहीं बल्कि जनता की सोच को एक निश्चित दिशा में ढालने के लिए किया गया, जिससे लोग कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखने को मानसिक रूप से तैयार रहे। इसी तरह औपनिवेशिक इतिहास यह दिखाता है कि कई बार शासक वर्ग सैन्य रूप से कमजोर होने के बावजूद मानसिक नियंत्रण और भय के माध्यम से लंबे समय तक शासन करता रहा, और जैसे ही शासित समाज का मानसिक ढांचा टूटा, सत्ता स्वतः ढहने लगी। सामाजिक विज्ञान यह भी बताता है कि जिन आंदोलनों और संघर्षों में लोगों के दिमाग में आत्मसम्मान, उद्देश्य और सामूहिक पहचान जागृत हुई, वे सीमित संसाधनों के बावजूद सफल हुए, क्योंकि मानसिक स्पष्टता और विश्वास ने भय को पीछे धकेल दिया।
इसके विपरीत ऐसे युद्ध और साम्राज्य भी रहे हैं जो सैन्य रूप से शक्तिशाली होने के बावजूद आंतरिक भ्रम, नैतिक असमंजस और नेतृत्व पर अविश्वास के कारण बिखर गए, क्योंकि जब दिमाग हार मान लेता है तो हथियार भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इतिहास से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है कि युद्ध केवल बाहरी टकराव नहीं बल्कि एक गहन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जहां जीत उसी की होती है जो अपने और अपने समाज के दिमाग को भय, भ्रम और विभाजन से मुक्त रख सके, और हार उसी की होती है जो मानसिक रूप से टूट चुका हो, चाहे उसके पास कितनी ही भौतिक शक्ति क्यों न हो। दिमाग को मजबूत बनाना किसी प्रेरणादायक नारे या तात्कालिक तकनीक का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें मेंटल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की केंद्रीय भूमिका होती है। और आधुनिक न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान तथा व्यवहारिक अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि मजबूत दिमाग वही होता है जो अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचान सके, नियंत्रित कर सके और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें टाल सके। मेंटल डिसिप्लिन का मूल अर्थ है दिमाग को यह सिखाना कि वह हर विचार और हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया न देगा। यूं कि शोध बताते हैं कि प्रतिक्रिया में लिया गया निर्णय अक्सर पूर्वाग्रह, डर या आदत से संचालित होता है, जबकि थोड़ी देर रुककर लिया गया निर्णय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो तर्क, योजना और आत्मनियंत्रण से जुड़ा होता है। सेल्फ कंट्रोल इसी प्रक्रिया का व्यावहारिक रूप है, जहां इंसान तात्कालिक सुख, क्रोध या भय के स्थान पर दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता देना सीखता है। और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों जैसे मार्शमैलो टेस्ट ने यह दिखाया है कि जिन व्यक्तियों में आत्मनियंत्रण की क्षमता अधिक होती है, वे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अधिक स्थिर और सफल होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान यह भी बताता है कि दिमाग स्थिर नहीं होता बल्कि अभ्यास से बदला जा सकता है, यानी बार बार ध्यान केंद्रित करना, विचारों को लिखकर स्पष्ट करना, भावनात्मक प्रतिक्रिया से पहले ठहरना और असहज परिस्थितियों को सहन करना दिमाग की संरचना को ही मजबूत बनाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी मेंटल डिसिप्लिन का अहम हिस्सा है, क्योंकि लगातार तनाव में रहने वाला दिमाग कभी स्थिर नहीं हो सकता, और वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि नींद, शारीरिक गतिविधि और नियंत्रित श्वास जैसी सरल लेकिन नियमित आदतें कोर्टिसोल के स्तर को घटाकर दिमाग को संतुलित बनाती हैं। सेल्फ कंट्रोल की सच्चाई यह भी है कि यह इच्छा शक्ति का असीम स्रोत नहीं बल्कि एक सीमित संसाधन है। इसलिए दिमाग को मजबूत बनाने का अर्थ यह भी है कि इंसान अनावश्यक निर्णयों, सूचना के शोर और भावनात्मक उकसावों से स्वयं को बचाए, क्योंकि निर्णय थकान दिमाग को कमजोर बनाती है। दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आत्मानुशासन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझकर दिशा देना है, ताकि डर साहस में, क्रोध स्पष्टता में और इच्छा उद्देश्य में बदल सके। जब इंसान अपने विचारों का निरीक्षक बनना सीख लेता है और हर आंतरिक उत्तेजना को आदेश की तरह मानने से इनकार कर देता है, तब उसका दिमाग बाहरी नियंत्रण, सामाजिक दबाव और आंतरिक अस्थिरता से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। और यही सच्चाई यह साबित करती है कि मजबूत दिमाग किसी जन्मजात प्रतिभा का परिणाम नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, जागरूकता और आत्मनियंत्रण की वैज्ञानिक उपलब्धि है। इंसानी इतिहास, मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान तीनों का सम्मिलित निष्कर्ष यही बताता है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग को जीत लेता है वही वास्तविक अर्थों में हर युद्ध जीतता है, क्योंकि बाहरी संघर्षों की दिशा और परिणाम अंततः आंतरिक मानसिक स्थिति से ही निर्धारित होते हैं। दिमाग पर विजय का अर्थ किसी भावना को दबाना या विचारों को समाप्त करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने डर, लालच, क्रोध और भ्रम को पहचानकर उन्हें संचालित करना, क्योंकि वही भावनाएं जब अनियंत्रित होती हैं तो इंसान को निर्णयहीन, प्रतिक्रियाशील और कमजोर बना देती हैं। विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि जब इंसान अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तब उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय रहता है, जिससे वह दबाव, अनिश्चितता और विरोध के बीच भी स्पष्ट सोच और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम होता है।
इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां व्यक्ति या समूह भौतिक रूप से कमजोर होने के बावजूद मानसिक स्पष्टता और आत्मसंयम के कारण शक्तिशाली विरोधियों के सामने टिके रहे, जबकि कई साम्राज्य और सेनाएं केवल इसलिए बिखर गईं क्योंकि उनके भीतर भय, भ्रम और आंतरिक अस्थिरता घर कर चुकी थी। दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आत्मविजय के बिना कोई भी बाहरी विजय स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग का स्वामी नहीं होता, वह परिस्थितियों, प्रचार और भावनात्मक उकसावों का दास बन जाता है। आज की दुनिया में जहां सूचना, भय और लालच लगातार दिमाग पर आक्रमण कर रहे हैं, वहां सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से है। अपने ध्यान की रक्षा करना, अपने विचारों को परखना और अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनना, यही वह बिंदु है जहां असली शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिमाग को स्थिर, अनुशासित और जागरूक रख सकता है, उसे न तो भय आसानी से नियंत्रित कर सकता है, न ही भ्रम उसे भटका सकता है, और न ही बाहरी दबाव उसे तोड़ सकता है। अंततः अंतिम सत्य यही है कि युद्धभूमि चाहे कहीं भी हो, जीत उसी की होती है जिसने अपने भीतर के रणक्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली हो, क्योंकि जिसने अपने दिमाग को जीत लिया, उसने हर उस शक्ति को पराजित कर दिया जो उसे नियंत्रित करना चाहती थी।